I was not able to record it. Well, actually, it was, the revision things, but still revision भी ना अच्छा होता है if you participate along. Anyhow, so let me share the screen. यहाँ पे we ended. So we'll start with the complement deficiency. Okay, complement deficiency is another thing that can be asked. और ये इतना boring भी नहीं है, so let's focus on that as well. This is good. So complement again, integral part of the innate immune system. Consists of series of plasma proteins that collaborate to eradicate pathogens, promote inflammation, fine-tuning of adaptive immune systems. So basically, we have to remember these certain complements and their deficiencies. This is the most important one out of all these. इसमें दो तीन जो ज्यादा commonly आते हैं उसमें ये है hereditary angioedema. ठीक है, सो हेरिडिटरी एंजियोडेमा एट द नेम सेड एंजियोडेमा, इसका ना बहुत कॉमन सिनेरियो आता होता है जो कि अक्सर क्लिनिकली ना एनाफ्लेक्सिस से आप कंफ्यूज कर सकते हो. एनाफ्लेक्सिस बहुत ज्यादा बुरा होता है इन द सेंस कि उसमें आपका सिस्टमैटिक प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, आपको हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, टैकीकार्डिया एंड ऑल, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड ऑल, तो उसके अंदर आप एनाफ्लेक्सिस दे रहे होते हो. ठीक है, अब आमतौर पे हेरिडिटरी एंजियोडेमा का डिफरेंशियल बहुत ही रेयर है, वेरी रेयर. इतना लाजमी नहीं हो कि आपके पास कोई भी एंजियोडेमा के पेशेंट आए तो आपके टॉप ऑफ द डिफरेंसेस में हेरिडिटरी एंजियोडेमा आ जाए. तो हो सकता है आप उसको एनाफ्लेक्सिस सोच रहे हो, तो एनाफ्लेक्सिस का पेशेंट ना एड्रेनालिन के साथ बहुत फौरन ठीक होता है, बड़ा अच्छा. अगर आप किसी पेशेंट को बार बार एड्रेनालिन दे रहे हो और उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, इसका मतलब वो एनाफ्लेक्सिस नहीं, इट मीन समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन. तो ज्यादातर वो अल्स इज दिस वन, जिसमें आपका C1 इनहिबिटर प्रोटीन डिफिशियंसी, इसकी डिफिशियंसी होती है इस कॉम्प्लीमेंट की. ठीक है, सो दिस इज द रीजन दैट यू हैव हेरिडिटरी एंजियोडेमा. और इसकी जो ट्रीटमेंट वो डिफरेंट होती है, इसमें हमने FFPs देने होते हैं. सही. सो अगेन दिस इज क्लिनिकल, आपको पूरी डिटेल भी यहाँ नहीं पता होनी चाहिए. अभी के लिए बस आप इतना समझो कि हेरिडिटरी एंजियोडेमा और इस पे डेफिशिएंसी किसकी है, C1 इनहिबिटर्स की. ठीक है, सो बेसिकली इट्स अ मल्टी फंक्शनल serine protease inhibitors. So probable action is uncontrolled release of bradykinin. ठीक है, सो क्योंकि bradykinin निकल रहा है और पूरा edema, swelling सारा कुछ हो रहा है, तो one can think of anaphylaxis. लेकिन उसमें वो आप एड्रेनालिन दोगे तो काम नहीं कर रहा होता. सही, तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसमें, bradykinin. So this can be asked. अदर deficiencies भी कौन सी हैं, these are the जो के एग्जाम में आ सकती हैं. ठीक है, C1, C2, C4, इसमें कौन है आपका SLE और हेनोसिल और पर्पड़ा. C3 deficiency, recurrent bacterial infection, this can be asked. C5, it predisposed to linear disease. So linear disease basically क्या होता है, इसमें ना बहुत बड़े लेवल पे आपकी डिस्कमिशन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, इट्स वेरी रेयर, इट्स अ वेरी सिवियर काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम, और इट कैन अफेक्ट द बच्चों को, इन्फेंट्स को ज्यादा अफेक्ट कर रही होती है. दैट इज कॉल्ड लिनियर डिजीज. उसमें आपकी C5 की डिफिशियंसी हो रही है. यू हैव रिकरेंट डायरियाज, वेस्टिंग एंड सेबोरिक डर्मेटाइटिस. अच्छा, ये वाला ये बहुत आता होता है C9 में, जिसके अंदर नसीरिया की इन्फेक्शन हो रहे हैं. इवन हमारे जो पास में क्वेश्चंस होंगे उसमें भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि दे विल गिव यू अ होल सिनेरियो नसीरिया मेनिंजाइटिस एंड दे वांट यू टू नो द डेफिशिएंसीज C5 to 9. तो ये डेफिशिएंसीज आपने करनी है, दिस कैन बी आस्क्ड. ठीक है, सो ये जो है डब्बा हमने ऊपर किया इसका कोलेजन वाला, उसके साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. इवन दो देयर सम टॉपिक्स मैं कहती छोड़ दे, खैर है, लेकिन दिस इज नॉट वन ऑफ देम. डू गो थ्रू दीज कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसीज. Next is confidence interval and standard error of mean, entering into a dry territory. So the confidence interval is a common and sometimes misunderstood principle. Not sometimes, मेरे जैसे लोगों के लिए it's always misunderstood. कभी समझ नहीं आती क्या चल रहा है. It's very volatile. Anyhow, let's do it. बिस्मिल्लाह पढ़ के. So a formal definition क्या है जी? So a range of value for a variable of interest constructed so that this range has a specified probability of including the true value of a variable. ठीक है, चलिए मैं इसको आपको एग्जांपल देती हूँ. पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, एग्जांपल ज्यादा अच्छा समझ आएगा. द स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस लेवल. ठीक है, और जो उसके एंड पॉइंट्स होते हैं ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस लिमिट. मतलब इसमें बात वो करेगी कोई ना कोई रेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक नई दवाई टेस्ट की है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए. ठीक है, एंड द रिसर्चर्स फाइंड आउट दैट द एवरेज रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर जो है ना, कम से कम 8 mm के नीचे आ जाता होता है. सही, अब उसका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो 6 to 10 होगा. ठीक है, रेंज होगी, उसके बीच में वो 8 आपका आएगा. समझ आ रही है? दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. सो द स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल है. यानी कि फॉर एग्जांपल हमने कहा जो 8 का ड्रॉप आ रहा है, लेकिन एंड पॉइंट्स पे रेंज है, तो हम उसको बोलेंगे 6 to 8 का रेंज दे दिया हमको. दिस इज अ कॉन्फिडेंस इंटरवल. डज दैट मेक सेंस?
ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज अबाउट द रेंज। इन सिंपल टर्म्स, अ रेंज ऑफ वैल्यू विद इन विच द ट्रू इफेक्ट उसके बीच में आ जाएगा। ट्रू इफेक्ट तो ये था ना कि 8 डिग्री का ड्रॉप आ रहा है, तो हम कहेंगे वो कि हाँ 6 से 10 का फर्क पड़ेगा। तो दिस इज अ रेंज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ, आई होप। Yes. The likelihood of the true effect lying within the confidence interval is determined by the confidence level. For example, a confidence interval at 95% confidence level means the confidence interval should contain the true effect of intervention 95% of the time. बस ये इसको छोड़ दें, इसकी खैर है, मैम बस ट्रू बात इफेक्ट आपको समझ। बेसिकली वैल्यू जो है 8 होगी, फिर वही है ना हाँ ट्रू। वो है इट एग्जैक्टली, बट वी हैव टू गिव रेंज। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, और उसकी जो आगे कोने जो होंगे, जैसे हमने हमने रेंज दी 6 to 10, तो जो 6 to 10 होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस की लिमिट्स हैं। कॉन्फिडेंस लिमिट्स, ठीक या, है। ठीक है, गुड। सो हाँ, अच्छा एक तो हमने ये समझा, अब वो कहें जब कैलकुलेट भी करो ताकि हमारी जिंदगी आसान ना हो सके, सैडली। सो हाउ इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेटेड? सो नाउ वी वांट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। इट इज अ मेजर ऑफ स्प्रेड एक्सपेक्टेड फॉर द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें बेसिकली हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन? सो सेम जो है, जिसको हम कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इसको सेम कहते हैं इन शॉर्ट। इट शोज कि हाउ क्लोज आवर सैंपल एवरेज, जो हमारा सैंपल एवरेज था, हाउ क्लोज इट इज टू द रियल एवरेज ऑफ द होल पॉपुलेशन। बस इस बात को हमें समझना है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया जी। ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन है, नीचे जो भी आपकी पॉपुलेशन का सैंपल साइज था उसका अपना स्क्वायर रूट ले लिया है। तो एग्जाम में यहाँ पे पास परसेंट में जो एक चीज उन्होंने पूछी है ना, वो सैंपल साइज के हवाले से पूछी है कि sem gets smaller as the sample size increases. If someone has practiced the MCQs, तो आपको ये वाला सवाल उसमें मजा आएगा कहीं। ठीक है, तो इसको आप रट्टा लगा लेना, घोल के पीछे कि जब आपका सॉरी, sample size, कैलकुलेशंस इसकी आती हैं वैसे? नो नो नो, इसमें देखिए कुछ कैलकुलेशन तो दैट मेक सेंस, कोई स्ट्रोक वॉल्यूम पूछ लिया, कोई मतलब वो दैट है। इस तरह की बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं आएंगी। अगर कोई आती भी है ना, तो हम आगे देखेंगे सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी की, वो ज्यादा कॉमनली आस्क होती है। इस तरह की नहीं आती एग्जाम में, मैंने तो नहीं देखी। इस मैडम, स्पेसिफिसिटी और ये सेंसिटिविटी की कैलकुलेशन आती है, ट्रू हाँ हाँ, नेगेटिव, वो ट्रू पॉजिटिव। बिल्कुल, हाँ वो बहुत पसंद है उनको, वो आती होती हैं। ये वाली ना, ये स्क्वायर रूट वाली, ये कौन निकालेगा? तो स्क्वायर रूट निकालना मुझे तो मैथ्स में के बाद याद भी नहीं कैसे निकालते थे। तो यू हैड दीज इस तरह की चीजें। ठीक है, लेकिन अगेन बिकॉज वी आर बाउंड बिकॉज ऑफ आवर सिलेबस, वी हैव टू कवर एवरीथिंग। बट एट द एंड ऑफ द डे, व्हेन यू आर रिवाइजिंग दिस स्टफ, ट्राई टू डू द वेरी हाई यील्ड स्टफ, जो 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 पता है कि वो जो हम संभाल सकते हैं। ये पता है कि हम नहीं संभाल सकते, जितनी दफा मर्जी पढ़ लें, इट गेट्स इवेपोरेटेड। सो अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह रह जाती है वहां जाके, जब आप एग्जाम सिचुएशन में होते हो ना, यू हैव नो आइडिया हाउ स्ट्रेसफुल, तो नहीं कहना चाहिए, हाउ यू नो ऑन एवरी न्यूरॉन इज। ठीक है, तो हर न्यूरॉन आपको कोई इन्फॉर्मेशन निकाल के दे ही रहा होता है, अगर आपने एक दफा भी पढ़ा हुआ है तो समटाइम, तो वो आपको बहुत हेल्प कर रहा होता है। तो आप एक दफा पढ़ो जरूर। हाँ, बिल्कुल छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव नो क्लू कि क्या करना है। थोड़ा बहुत सुना हो, पढ़ा हो, तो कुछ ना कुछ चीजें निकल आती है उस टाइम पे। माशाल्लाह उस टाइम पे ना फुल हमारे सारे न्यूरॉन एक्टिव हुए होते हैं। सो दे विल हेल्प यू इंशाल्लाह। सही। लेकिन अगेन इफ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, बस इतना याद रखें कि सम गेट स्मॉलर जैसे आपका सैंपल का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। बस इतनी बात याद रख लें। कंफाउंडिंग। अच्छा, जब कंफाउंडिंग में क्या हो रहा है? In stats, confounding refers to a variable which correlates with other variables within a study. For example, आपने एक केस कंट्रोल स्टडी, इट लुक्स एट वेदर जो लो डोज एस्प्रिन है दैट कैन प्रिवेंट कोलोरेक्टल कैंसर। तो आप एक स्टडी कर रहे हैं and आपका क्या देख रहे हो कि डस लो डोज एस्प्रिन प्रिवेंट कोलोरेक्टल कैंसर और नॉट। ये आपकी स्टडी है। ठीक है, अब हुआ क्या? द proportion ऑफ पीपल जो डायग्नोज हुए थे विद कोलोरेक्टल कार्सिनोमा who took aspirin is compared to the proportion of people without the cancer who took aspirin. सही। अब in case and control groups are not matched because of the age, अगर दोनों का हर्ट आपका एज मैच नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा? then age could be said to be a confounding factor. क्यों? क्योंकि older people tend to have aspirin more as compared to the younger people. ठीक है, इसकी एक और मैं आपको आसान एग्जांपल भी देती हूँ। लेट तक अगर आगे कुछ और है इन्फॉर्मेशन नहीं। अच्छा, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। सो स्टैट्स में जो कंफाउंडर होता है ना, वो इट्स काइंड ऑफ अ वेरिएबल जो कि बहुत एक्सपोजर को और आउटकम के बीच की चीज होती है। ठीक है, मैं आपको मिसाल देती हूँ। एक बंदा है who's carrying a lighter। ठीक है, आप ये सोच रहे हो विल द लाइटर कॉज लंग कैंसर और नॉट। ठीक है, सो इसमें लेकिन मसला क्या है? इसमें कंफाउंडिंग छुपा वाली वर्ड स्मोकिंग है। देखो लाइटर से तो नहीं हो रहा ना, लाइटर से आपने स्मोक किया तो कैंसर होगा ना, समझाइए। तो स्मोकिंग इज द कंफाउंडर,
बेशक आप लाइटर को और स्मोकिंग को आपस में एसोसिएट कर रहे हो, ठीक है। तो स्मोकिंग कैन कॉज द पीपल टू कॉज स्मोकिंग में से आपने लाइटर रखा, ठीक है, और जब आपने स्मोकिंग तो कैंसर हो गया, समझ आई। तो लाइटर और कैंसर के बीच में जो छुपा हुआ एलिमेंट था वो क्या था, स्मोकिंग था, दैट्स द कंफाउंडर। आप समझ आई, यस, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज जो आपके एक्सपोजर को और आपके आउटपुट की दोनों के साथ रिलेट करे उसको हम बोलते हैं कंफाउंडर, इन अ वेरी सिंपल वे, ठीक है। तो आप इसको समझ लें कि छुपा हुआ तीसरा फैक्टर, इस तरह समझ लें इसको, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। अ थर्ड हिडन फैक्टर जो कि पूरी स्टडी को उससे कंफ्यूज किया है कि क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अ कंफाउंडर। अब इसके अंदर भी वो ये कह रहा था, देखिए दो से चीजें कंपेयर कर ली कि एस्पिरिन और कैंसर को, अब उसने एज को तो देखा ही नहीं, ठीक है, तो आपका इस पे एज कंफाउंडिंग आ जाएगा। अच्छा, इसने एक और एग्जांपल भी दी है, अ स्टडी इन विच फाइंड दैट पीपल हु ड्रिंक कॉफी आर मोर लाइकली टू हैव हार्ट डिजीज। अब वो कॉफी को और हार्ट डिजीज को कंपेयर कर रहे हैं। अब इसमें कंफाउंडिंग इसमें भी स्मोकिंग है, क्यों, क्योंकि स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद बोथ ड्रिंकिंग कॉफी एंड हार्ट डिजीज। समहाउ वो ऐसा सोच रहे हैं कि पीपल हु ड्रिंक कॉफी आल्सो मोर लाइकली स्मोक, ठीक है। तो इन दिस केस इस स्मोकिंग वजह से उसका हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो स्मोकर इज द कंफाउंडिंग प्रॉब्लम, वो छुपा हुआ एजेंट था इसके अंदर बिटवीन कॉफी एंड हार्ट डिजीज, सही। तो हार्ट डिजीज ने तो सॉरी कॉफी ने तो हार्ट डिजीज नहीं ना कराई ना, वो जो कॉफी और उसके बीच में एक स्मोकिंग थी उसने कराई, तो दैट इज द कंफाउंडिंग फैक्टर। क्लियर सो फार? Yes, ma'am. यस। Great. Congenital infection. Okay, now something. Whenever I have a clinical topic out of उसके stat के topic की बात तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो ये अच्छा है, ये this is a good topic. So congenital में we have rubella, toxoplasmosis and cytomegalovirus. So again rubella, sensory difference, cataracts, heart problems. ये triad इसका common सा है, इसको बहुत याद रखिएगा. This is how the patient will present. So congenital infections, the major congenital infections encountered in the examination are rubella, toxo, वो हमने बात कर ली, यही तीनों हैं, सही। So rubella में sensory deafness है, it's not conductive deafness, बीच में ऐसा कुछ हुआ तो उसको नहीं आपने पिक करना। Congenital cataracts and congenital heart problems. Other features, even though yes there are other features, but remember, देखिए एक लिस्ट होती है, इसमें 10-12 चीजें होती हैं, पर यू हैव टू रिमेंबर द क्लूज जो आपको डायग्नोसिस तक पहुंचाते हैं। अब आप ये 10 चीजें याद कर लो तो मुश्किल हो जाता है, सो ट्राई टू पिक दोज इंपॉर्टेंट बिट्स जो एक खास बीमारी से एसोसिएट हो जाती हैं, तो फिर आपको ना बीमारी पकड़ना भी आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। ग्रोथ रिटार्डेशन, हेपेटोस्प्लेगनोमेगली, पेपिरिक लीजन, अच्छा देखिए सॉल्ट एंड पेपर, कोई रेटिनाइटिस, माइक्रोथैलेमिया, सेरिब्रल पाल्सीज। लेकिन ये जो टॉप वाली है ना, ये खास इसके कैरेक्टर्स हैं, ये आता होता है इस तरह। टॉक्सिन में किस तरह होगा, सेरिब्रल क्लासिफिकेशन, ठीक है, कोई रेटिनाइटिस इधर भी है, कोई रेटिनाइटिस इधर भी है, ठीक है। लेकिन देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ने कहाँ डाला है, टॉक्सो में डाला हुआ है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह भी जरूर याद रखें। हाइड्रोसेफलस इज वेल, एनीमिया, हेपेटोसेरेब्रल इन बोथ, सेरेब्रल पाल्सी इन बोथ, साइटोमेगालोवायरस, लो बर्थ वेट, पर्पल्टिक लीजंस, ये बहुत आता होता है। ये पर्पल स्किन लीजन साइटोमेगाला के साथ बहुत एग्जाम फेवरेट है, एमआरसीपी का कोई सवाल ऐसा जाएगा नहीं कि इसमें उन्होंने साइटोस वगैरह का, सॉरी सीएमवी का जिक्र किया हो और ये पर्पल स्किन लीजन ना दें। इसी को हम ब्लूबेरी में फिर रैश कहते हैं, एनीवन? ब्लूबेरी मफन रैश इसी को कहते हैं ना? कैन एनीवन कंफर्म? प्लीज कंफर्म करके जरूर बताइएगा। सेंसिटिव डिफरेंस यहाँ भी है और माइक्रोएंसेफेली इधर भी है, ठीक है। अदर फीचर्स, विजुअल प्रॉब्लम्स, लर्निंग डिफिकल्टीज, ठीक है। निमोनाइटिस, हेपेटोमेगली, तीनों के अंदर कॉमन है। एनीमिया, जॉन्डिस, पैल्सीज अगेन तीनों में कॉमन है। पर रिमेंबर दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसी में से सवाल आता है, ठीक है। cerebral calcification over here, sensory deafness, cataracts and heart problems here, and sensory deafness के साथ जब purple skin lesions होगी then it's cytomegalovirus. Okay, एक और stats आ गई, correlation and linear regression. मैडम ये ब्लूबेरी मफिन, ये रूबेला के साथ इसका एसोसिएशन है, और साथ में जो बोन मेरो की अगर सेपरेशन हो, कोई हो, प्लास्टिक एनीमिया वगैरह हो, तो अच्छा उसमें कहाँ पे दिखाई है, दे। cytomegalovirus नहीं है? साइटोमेगालो नहीं है, रूबेला। मैम कुछ में साइटोमेगालो बेसिकली उन्होंने टॉर्च इन्फेक्शंस हैं, तो उसमें रुबेला भी है, साइटोमेगालो भी, डिफरेंट डिजीजेस हैं जिससे ब्लूबेरी हो सकता है। हो सकता है, अच्छा मैं तो जी जी। इंटरेस्टेड है,
ठीक है, नॉट स्पेसिफिक टू वन वायरस। जी टॉर्च इन्फेक्शन है बेसिकली जो भी टॉर्च में आते हैं। ओके, जी गुड गुड गुड, थैंक यू सो मच, ग्रेट। Sorry. Correlation and linear regression now. Now, the term correlation and regression are related, but they're not synonymous. ठीक है जी, ताल्लुक है लेकिन synonymous नहीं है। ओके जी, अब है क्या जी? Correlation is used to test for association between variables, कि whether salary and IQ are related or not. ठीक है, जब एक दफा correlation आपका develop हो गया between two variables has been shown, उसके बाद regression आता है and it can be used to predict value of other dependent variables for independent variables. तो बात इतनी variables. Okay, let me summarize this for you guys. Let me इसको दफा पढ़ लेते हैं. Regression is not used until two variables have firstly shown any connection. अच्छा ठीक है, दो वेरिएबल्स को पहले आपस में ताल्लुक होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका रिलेशन आएगा। ठीक है, सो कोरिलेशन इज शोन अगर टू थिंग्स आर रिलेटेड। फॉर एग्जांपल इफ यू टेल अस कि आप ये जो हमने आईक्यू वाली बात की थी उसी को हम एग्जांपल लेते हैं, तो हमने ये देखा इफ समवन टेल्स यू दैट ओके जो हाई आईक्यू वाले लोग हैं उनकी हाई सैलरीज होंगी, ये आपके दो वेरिएबल हो गए। ठीक है, इट ओनली शोज अ रिलेशनशिप, ये बात हमने बात की थी कि दो चीजों का एक रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारी दो रिलेशन हमें मिल गई, सैलरी और आईक्यू, तो हमारा कोरिलेशन तैयार हो गया। यहां तक बात क्लियर होगी। अब इसके बीच में हमने रिग्रेशन डालना है। अब वो कैसे होगा? तो रिग्रेशन क्या होगा? इज यूज टू प्रिडिक्ट वन थिंग बेस्ड ऑन द अदर, कि एक के ऊपर अपने दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी नो कि किसी का आईक्यू कितना होगा, ठीक है, तो रिग्रेशन विल हेल्प टू प्रिडिक्ट द सैलरी। अब समझ आई? उसमें एक सिंपल बात थी कि दो चीजें रिलेट कर रही हैं, आईक्यू और सैलरी की बात हो रही है। अब रिग्रेशन क्या है? उसने दोनों के वेरिएबल्स को लिया, उसने सोचा ओके नाउ वी नो कि अगर किसी का आईक्यू इतना होगा, अब उसमें वैल्यूज आना शुरू होगी, तो उसकी सैलरी कितनी होगी, यू कैन प्रिडिक्ट दैट। दिस इज रिग्रेशन। ठीक है, सो कोरिलेशन में क्या होता है? द डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज समराइज्ड बाय द, अच्छा जी अब उन्होंने एक और फॉर्मूला भी डाल दिया, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको आर बोलती है। दिस इंडिकेट्स हाउ क्लोजली द पॉइंट लाई टू अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ प्लॉटेड डाटा। इसमें बेसिकली ग्राफ बन रहे होते हैं, इन शॉर्ट हम ये समझ लें। ठीक है, ग्राफ बनते हैं, एक्स पे वाई पे हमने वो बना के कुछ ना कुछ की वैल्यूज निकलती होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने कोई पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट डाला है, तो आपने इस बार नजर रखनी है। अगर तो आपका जो भी आपने फॉर्मूला डाला, अगर वो +1 निकलता है, -1 निकलता है, 0 निकलता है। +1 का मतलब है परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप, बड़ा अच्छा ताल्लुक निकल आया। माइनस नेगेटिव रिलेशनशिप, 0 नो रिलेशनशिप। अब हमने एग्जांपल्स भी दी थी यहाँ पे। Systolic pressure always increase with age. There is no correlation between systolic or age, and systolic pressure always decreases with age. ठीक है, तो different examples of +1, 0 and -1. ठीक, so while correlation coefficient gives information about how one variable may increase or decrease as another variable increase, they do not give information about how much the variable will change. बस ठीक है, इसकी खैर है, ये पेयरसन इसको भी छोड़ दें। ओ सॉरी, तो बहुत आगे चला गया, फॉरगेट अबाउट दिस, लीनियर पे आ जाते हैं। So linear regression क्या है? In contrast to the correlation coefficient, linear regression may be used to predict how much one variable changes when a second variable is changed. मतलब हमने दो वेरिएबल ले लिए थे ना, कि एक के बदलने से दूसरा कितना बदल रहा है, वो है linear regression. ठीक है, how much one variable changes when the other change. एक के चेंज से दूसरे पे कितना फर्क पड़ा है, दैट इज linear regression. इतनी बात याद रखनी, बाकी सब भूल जाए बेशक। Data analysis type, sorry. Nominal, ordinal, discrete, continuous, binomial and interval. Different data types भी हैं जी। Nominal में क्या चल रहा है? Observed values can be put into set categories which have no particular order or hierarchy. इसमें क्या आता है? जैसे कोई ब्लड प्रेस, कोई आपका ब्लड ग्रुप, इस तरह की चीजें। ठीक है, सो आपने अपनी वैल्यूज को कैटेगराइज कर दिया विद नो ऑर्डर, सिंपल, इतनी बात याद रखें। ठीक है, कैटेगरीज है विद नो ऑर्डर, कहानी खत्म, दैट इज नॉमिनल। एग्जाम्पल्स क्या है? ये ब्लड ग्रुप टाइप चीजें, ये बस सारी चीजें। ठीक, दूसरा क्या है जी? ऑर्डिनल। इसके साथ आपने क्या किया? सो डाटा इज सॉर्टेड इनटू ऑर्डर्ड कैटेगरीज बट द डिफरेंस बिटवीन द रैंक्स आर नॉट इक्वल। सही, क्यों?
observe values that can put into categories, वो आपने कर लिया, which themselves can be ordered. For example, NYHA, classification of the heart failure system. अब आप NYHA अभी याद ना करें, वो हम अलग उस पर देख लेंगे जब हार्ट कर लेंगे. अभी के लिए सिर्फ इतना याद है कि नाम बहुत है. ठीक है. इक्वल नहीं, स्टेप्स होते हैं ना, एक खराब हुआ, उस अगला उससे भी खराब हो रहा था, अगला उससे भी खराब हो रहा होता है. माइल्ड पे भी सिम्टम्स है, मॉडरेट पे सिम्टम्स है, सिवियर पे सिम्टम्स है, रेस्ट पे भी सिम्टम्स है, तो वो चेंज हो रहा है. सही, पर ऑर्डर कैटेगरीज इसमें भी हैं. ऊपर कोई ऑर्डर नहीं था एटलीस्ट. अब डिस्क्रीट में क्या हो रहा है? So observed values are confined into a certain value using a finite number of a whole number. For example, the number of asthma exacerbation in a year. That is discrete. अब ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा. यूजली finite number क्या होता है guys? Finite number. Discrete. Does anyone know what is a finite number? चेक करते हैं मैडम. है ना, ये बाकी तो समझ आई थी, इसका एकदम से कुछ समझ नहीं आई कि observed values are confined to a certain value. मैम फिनिट का मतलब है कोई भी मेजरेबल वैल्यू, मतलब Any इनफिनिट. measurable. इनफिनिट का मतलब है कि नॉन मेजरेबल है, कॉज Yeah. दैट्स इनफिनिट. तो फिनिट का मतलब है कि इट्स मेजरेबल. हमें पता है कि एक साल में अगर 10 दफा उसको हुआ है तो दिस इज अ फिनिट नंबर. इट्स नॉट फिनिट लाइक नंबर. और वो समझ नहीं होल पता ना. नंबर्स में इट्स नॉट इन, हाँ. मतलब जो हम डेसिमल्स में करते हैं वो होल नंबर्स में कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी का बता रहा है बेसिकली. चलिए, गुड, थैंक यू सो मच फॉर दिस. ग्रेट, थैंक यू. And continuous data, the data can take any value with certain range. For example, the weight. ठीक है, any value within a range. This is good. ठीक है. Binomial में any data may take one or two values. For example, gender. तो ये तो easy है ना. It has only two possible values. है आजकल तो है, ये भी easy नहीं रहा. So interval, a measurement where the difference between two values is meaningful, such that equal differences between values compared to the real differences between the quantities the scale measures. For example, the temperature. So it's like a continuous data, okay, but the difference between the value is meaningful. So there is no true zeros. Like कोई ना कोई temperature की उन्होंने example दे दी है. Celsius में हो सकता है, Fahrenheit हो सकता है. That is interval. Okay. I will not say if there's any question from data types. Because मैडम if ये there's any question, I have no answer to that. जी. इंटरवल का मतलब मैडम ये है कि एक ऐसी वैल्यू हो जिससे अगर हम नीचे आ जाए तो या ऊपर चले जाएं तो हमारे पास वैल्यू चेंज हो सकती है. जिस तरह टेम्परेचर का एग्जांपल दिया हुआ है, टेम्परेचर, हाँ जी. अगर 37 से कम हो जाए तो हाइपोथर्मिया की तरफ, या उससे ज्यादा हो जाए तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है. जिस तरह हम हाइपोथर्मिया की फीवर, तरफ. तो इस हाँ तरह हाँ, का मतलब. तो यही इसका मतलब है मैडम इंटरवल का. लग तो यही रहा है. या फिर वो मूवी वाला इंटरवल. जी वाला कि कौन सा वाला? ठीक है मैडम, इसकी समझ आ गई. हाँ, ये मेरी जो थी वो भी जाती रही, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट. चलें केंद्र जाते हैं गाइस. इस पे बाय परेशान होएगा. इस तरह का डब्बा कोई भी से कोई सवाल नहीं आएगा आपका. अगर आया तो मुझे के पकड़ लेना, नहीं आएगा. ठीक है. फिर इसमें से आएगा. ये करना है आपने, ये पता होना चाहिए. अगर ये नहीं पता होता तो फिर मसला है. दिस इज रोला, दिस शुड बी नोन. ठीक है. सो क्रेनियल नर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली कौन सी मोटर है, कौन सी सेंसरी है, जिसके अंदर दोनों हैं. पाथवेज का, लीजन्स का, मतलब मोटर न्यूरॉन के काम क्या है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही है, बट दिस इज ऑल्सो एग्जाम फेवरेट. तो क्रेनियल नर्व में से एक सवाल तो 110% एक सवाल लाजमी आता है. ठीक है, ये तो फॉर श्योर है. नो क्वेश्चन गोज बाय फॉर MRCP where do you not have a cranial nerve question. So olfactory number 1 is the smell one. ठीक है, और ये आपकी कहाँ से गुजरी है? क्रिबरी फ्लोइड प्लेट एथमॉइड में होती है नॉर्मली ये. ठीक. ये सेंसरी है, ये जो दूसरी ये भी सेंसरी है, और ये आपकी साइड के लिए है. दिस पासेस थ्रू द ऑप्टिक कैनाल. और अनफॉर्चुनेटली आपको ये डब्बा सारा करना पड़ेगा. इवन जो फॉरमेंट के नाम है ना, यू हैव टू डू दैट एज वेल. दिस होल टेबल इज वेरी हाई फॉर द एग्जाम. क्यूलोमोटर नर्व
और ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसर, ये 3 नर्व्स है जो आपकी ना ऑर्बिटल मसल्स को सप्लाई करती है। तो 6 मसल्स है हमारे पास, उसमें आप इतना याद रख लें, LR6 SO4, LR6 ये वाली है, लेटरल रेक्टस को 6 नर्व दे रही है, SO4 सुपीरियर ब्लू को ये आ रही है, बाकी सब जो 4 बच गए ना उसके लिए आपकी एक्यूलोमोटर है। ये एक फॉर्मूला बड़ा फेमस है, LR6 SO4, अगर आपको ऐसे याद रखते ऐसे याद रख लें, नहीं तो आप इवन नाम याद रख सकते हैं। इसमें मीडियल रेक्टस है, इंफीरियर ओब्लिक है, सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस, ये 4 हैं आपके एक्यूलोमोटर नर्व वाले, ठीक है, जैसे भी आप याद रख लो। और आईलिड ओपनिंग, जो आपकी आईलिड ओपनिंग होती है ना, आपकी आईलिड में मसल पड़ा होता है लेवेटर पिल्पिविस सुपेरियोरिस, वो आपकी आंख को खोल रहा होता है, तो उसको भी ये सप्लाई करेगी टिक्यूलोमोटर। तो ये आपकी आई बॉल की मूवमेंट को भी ये हेल्प करती है थर्ड नर्व, और आपकी आंख को खोलने में भी हेल्प करती है। अगर इसकी पैल्सी होगी तो आप ये आंख नहीं खुल पाएगी, तो क्या होगा, टोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ गई ना दफा नॉर्मल चीजें, तो आप इसकी क्लिनिकली पिक्चर जब उसकी पैल्सी होती है तो क्या होगा, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट। सिर्फ एक चीज याद रखें, दूसरा आपको खुद समझ आ जाएगा। डाउन एंड आउट आई, ये भी बड़ी कॉमनली पूछते हैं कि आंख की पोजीशन कैसी होती है, डाउन एंड आउट, ठीक है। फिक्स, डायलेटेड, फिक्स प्यूपल। ट्रोक्लियर ये मोटर नर्व है, ऊपर जो हमने पढ़ी थी क्यूलोमोटर, वो भी मोटर नर्व है, दिस इज ऑल्सो मोटर, ठीक है। SO4 यानी कि सुपीरियर ओब्लिक को फोर्थ नर्व सप्लाई कर रही है। और इसके अंदर क्या होती है, वर्टिकल डिप्लोपिया, ये वो है जिसमें आपको सीढ़ियां उतरते हुए मसला हो रहा होता है, आपको रीडिंग करते हुए मसला होता है, तो आप अपनी गद्दों टिल्ट करके देख रहे होते हो, दैट इज योर ट्रोक्लियर नर्व पैल्सी। फिर फिफ्थ नर्व, आपकी जो फिफ्थ नर्व है ये बोथ है, इसमें सेंसरी भी है, इसमें मोटर भी है, ठीक है। और ये आपकी फेस की जो कुटेनियस इनर्वेशन होती है वो सारी ट्राइजेमिनल से हो रही होती है। इसके अलावा सॉरी, और जो आपके मसल ऑफ मैस्टिकेशन है उनकी सप्लाई है। अब आपने ख्याल रखना है कि आपके फेशियल जो मसल्स है ना एक्सप्रेशन वाले, वो अलहदा हैं, जो मैस्टिकेशन की मसल्स है वो अलहदा हैं, उनको कंफ्यूज नहीं करना। जो मैस्टिकेशन की मसल्स है उनको ट्राइजेमिनल सप्लाई कर रही है, और जो फेस के एक्सप्रेसिव वाले मसल्स हैं उनको फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है। ट्राइजेमिनल क्या कह रही है, वो सिर्फ की सिर्फ सेंसरी सप्लाई दे रही है आपको। तो दिस इज अ थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो जाए स्टेम चूज करते हुए। इसकी रीजन से क्या होगा, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, इफ यू रिमेंबर वी हैव स्टडी ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। इसमें ना बहुत करंट लाइक सेंसेशंस, दर्द होती है बहुत इसी शार्प सी, और कोई ना कोई ट्रिगर होता है, शेव करते हुए, लाइट टच, ब्रशिंग एयर, तो कोई भी ट्रिगर होता है एंड यू हैव दिस पेन। कैन एनीवन टेल मी द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया? कार्बamazepine. Hmm. Carbamazepine, very exam favorite. MRCP loves this question. So remember carbamazepine, very good. Loss of corneal reflex भी आपका चला जाता है, facial sensations गई, mastication के muscles गए, and deviations of jaw as well. ठीक है, towards the weak side. अच्छा इसमें ना कुछ चीजें होती हैं जो आपकी जब लीजन होती है तो towards the weak side, और कुछ होती है away। जो आपकी जॉ की डेविएशन होती है, टंग होती है टुवर्ड्स द वीक साइड, सिर्फ यूवला जो होता है ना वो गोज अवे फ्रॉम द वीक साइड, वो उल्टा होता है। ये 3 फर्क हैं, वैसे आपकी क्लिनिकली बता रही हूँ कि इस तरह आपको हेल्प करेगा याद रहने में। और जो ऑर्बिट्स हमने किए थे सॉरी, वो कहाँ से निकले, तो ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये SOF जो है ना, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, यहाँ से ये निकलता है पाथवे। जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसमें जो आपकी, अच्छा ट्राइजेमिनल के आगे 3 ब्रांचेस होती हैं, ऑफ्थैल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, ठीक है। जो आपकी पहली ऑफ्थैल्मिक है ना वो भी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से निकलती है, जो दूसरी वाली है वो ऑर्बिटल रोटेंडम से निकलती है, और मैंडिबुलर कम्स आउट फ्रॉम और फोरामन ओवेल। सही। एब्ड्यूसन अगेन दिस इज अ मोटर नर्व, जो हमने फॉर्मूला किया था SO4 LR6, ठीक है, उसमें ये लेटरल रेक्टस को सप्लाई कर रही है, सही। सो आपका हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया होगा, तो अगेन सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो आप देखें सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से कितने नर्व्स निकल रही हैं, ठीक है। Then we have the seventh nerve. Seventh is a fish. ये मोटर है या सेंसरी है, ये वाली फेशियल? बोथ है, मैम ठीक मिक्स है। नर्व है या इट्स सेंसरी एंड मोटर बोथ, सही। सो अगेन फेशियल मूवमेंट यानी कि आपकी जो एक्सप्रेशन थे उसके मसल को सप्लाई कर रही है, एंटीरियर टूथ एंड टंग। ये टेस्ट वाला हमको बड़ा पसंद है, ये जो कॉर्डा टेम्पराई होती है ना फेशियल की, ये एंटीरियर टूथ को सप्लाई कर रही होती है, ग्लॉसोफेरेंजियल आपकी टेस्ट लेकर जा रही होती है पोस्टीरियर 1/3 के ऊपर। ये वैसे याद रख लें, समटाइम दिस इज वेरी कॉमनली टेस्ट इन द एग्जाम एज वेल। अच्छा जब इसका मसला होगा पैरालिसिस का, तो ऑब्वियसली ऑल दिस इज गॉन। तो आपका ये फेशियल पैरालिसिस, देखिए बेल्स पैरालिसिस, वो रेम से हंट, पूरा जो है अपर मोटर लोअर मोटर, वो सारा आपका जो फेशियल पैरालिसिस वाला सिचुएशन है वो यहाँ होता है। कॉली रिफ्लेक्स यहाँ भी जाएगा। अच्छा अच्छा, 2 जगह पे कॉली रिफ्लेक्स क्यों जा रहा है, क्योंकि हर रिफ्लेक्स का एक आफ्रंट होता है जो सिग्नल लेके जाता है ब्रेन की तरफ,
एक इफेंट होता है जो वापस लेके आ रहा होता है, ठीक है। अगर आफरेंट या इफेंट में से जो भी खराब होगा तो ऑब्वियसली योर होल रिफ्लेक्स विल बी गॉन। दैट इज व्हाई यहाँ पे आपको, सॉरी, जो ट्राइजेमिनल है वो आपके कॉलोनियल रिफ्लेक्स का आफरेंट है, जो फेशियल है इट्स द इफरेंट। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दीज आर डिफरेंट थिंग्स। एक लेके जा रहा है और एक वापस लेके आ रहा है। और ये कहाँ से निकलता है? इंटरनल ऑडिटरी मीएटस में से। तो आपकी 7th नर्व और 8वीं नर्व ये गठे जारी होती है, इसीलिए ना इनकी जब मसाइल होते हैं ना तो ये इनके प्रॉब्लम ये गठे होते हैं। जैसे हमने वेस्टिबुलर श्वानोमस किए थे बहुत ज्यादा, पीछे कहीं पढ़े भी थे हम लोगों ने। सो वो भी यहाँ पे प्रेशर डालते हैं तो आपको फेशियल नर्व के मसाइल भी होंगे, एंड यू विल आल्सो हैव दिस टेनाइटिस प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन। सो दीज टू नर्व्स आर डैमेज्ड टुगेदर कॉमनली, ठीक है। अच्छा जी, अब वेस्टिबुलर कॉक्लियर में भी दो फंक्शंस हैं, एक हेयरिंग पार्ट है और एक बैलेंस पार्ट है, ठीक। इफ इट्स गॉन सो बोथ इज गॉन, इजी। अगेन उसका कनाल कौन सा है? इंटरनल ऑडिटरी मीएटस। देन वी हैव द ग्लॉसोफेरिंजियल, अगेन इट्स अ मिक्स नर्व। सॉरी, सॉरी फॉर दैट। तो टेस्ट वो जो हमने बात की थी, पोस्टीरियर 1/3 में टेस्ट ग्लॉसोफेरिंजियल लेके जा रहा है। सो सैल्वेशन, swallowing, हाँ, ये जो आपकी बेयरसेप्टस है क्यूरेटिव साइंसेस के अंदर वो भी। सो बेयरसेप्टस आपके ना, ये जो आपके क्यूरेटिव साइंस में पड़े होते हैं कि वो स्ट्रेच होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा तो वो सिग्नल भेजेगा, ओके प्रेशर बढ़ गया है। सो ऑल ओवर सीज विल गो ऑन टू डिक्रीज द प्रेशर, तो ये सिग्नल्स लेके जा रहे होते हैं। सो अगर ये चले जाएंगे तो क्या होगा? हाइपर सेंसिटिव क्रोटिव रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स खत्म हो जाता है। सो गैग रिफ्लेक्स की भी दो हैं, एक आफ्रंट है, ई फ्रंट है। जो आफ्रंट है वो ग्लोसोफ्रिंजियल है, जो वापस लेके आता है दैट इज वेगस, दैट इज द ई फ्रंट फॉर योर गैग रिफ्लेक्स, ठीक है। इसका फोरामेन कौन सा है? जुगुलर फोरामेन। Excuse me for that. वेगस नर्व अगेन फोनेशन, swallowing, नीचे विजुअल्स को दे रहा होता है, लीजन्स सप्लाई दे रहा होता है नीचे एब्डोमेन में, थॉरैक्स में। सो लीजन विल कॉज यूवुला अवे फ्रॉम द लीजन, ये भी हम बात भी कर रहे थे, ठीक है। सो यूवुला की डेविएट्स अवे फ्रॉम द साइट ऑफ लीजन। जो ऊपर अपने जॉ रिफ्लेक्स पढ़ा था दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द वीक साइड, सही। तो ये छोटी छोटी क्लिंचेस हैं, डिफरेंसेस हैं जो हमें ना कभी कभी कंफ्यूज कर देती हैं। सो एक्सेसरी नर्व ये सबसे डिफरेंट है, ये आपके सर्वाइकल स्पाइन से आ रही होती है, बाकी तो आपके दिमाग से निकली है सारा कुछ। कुछ पॉन से आ रही है, कुछ मिडला से, सम फ्रॉम द मिड ब्रेन, सम फ्रॉम द सेरिब्रम, बट द एक्सेसरी नर्व इज द ओनली वन हु इज नॉट कमिंग फ्रॉम देयर, इट्स कमिंग फ्रॉम द प्लेक्सिस, ठीक। और ये आपके स्टर्नोक्लेटोमेस्टोइड और ट्रेपीजियस को सप्लाई करी होती है। ये मस्कुलर है, आपकी मोटर सप्लाई है दिस वन, एक्सेसरी नर्व, ठीक है। इट्स बाय द स्टर्नोक्लेटोमेस्टोइड एंड द ट्रेपीजियस। तो ये आपको साइडों पे गर्दन करते हुए मसला होगा, आप ऐसा कहोगे कि जी अपने शोल्डर श्रग करो तो प्रॉब्लम होगी, अगेन कमिंग फ्रॉम द जुगुलर फोरामेन। और सबसे आखिरी नर्व हमारी पास बची है हाइपोग्लॉसल, जो टंग वाली है, और ये भी वही जिस जॉ करती है। सो टंग डेविएट्स टुवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द हाइपोग्लॉसल कैनाल। I hope you are not oversaturated like from this information, but this is a very important table. Every bit, every column is important for this. ठीक है? मैम, Yeah. ये जो फॉर्मेन्स हैं हम यूजुअली जिस तरह एमबीबीएस में और दूसरे एग्जामिनेशंस में वो बेसिकली सारे कंटेंट्स हम करते थे, तो एमआरसीपी के लिए सिर्फ ये टेबल इम्पोर्टेंट है या सारे No. You don't have to do the other contest. No. Just for इतना ही जो इसमें दिया हुआ है. For ठीक है, MRCP, this is more than enough. इससे ठीक ऊपर ठीक कुछ भी नहीं आएगा for the foramens. So don't go and try to find the other stuff. This is more than enough. Trust me on this. ठीक है? और ये बड़ा अच्छा सा एक निमोनिक दिया हुआ इन्होंने। यहाँ से आपका ये केवल नर्व 1, 2, 3, 12 तक जाती है इफ यू रिमेम्बर। तो इसमें जो सेंसरी, मोटर और वो जिसके अंदर बोथ है। आई डोंट नो इफ यू आर गुड इन टू रिमेम्बर निमोनिक्स, ऐसे याद रख लें। अगर आपको इसके बगैर भी याद है तो फिर वो इट आल्सो वर्क्स। सो एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया व्हिच आर द motor ones, which are the sensory ones, and which have both. Clear? Any questions from the cranial nerves? Because I asked this question because I know I can answer this question. ऊपर का टेबल का I do not answer the question, so मैंने पूछा भी नहीं क्यों डाटा के टाइप्स में क्या चल रहा था. Sorry for that. So this is a very important table. Go through this. फिर रिफ्लेक्स, जब हम ऑलरेडी बात नहीं कर रहे थे रिफ्लेक्सेस की, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो कॉर्नियल है, गैग है एंड पिपली लाइट रिफ्लेक्स। अगर करने हैं तो सिर्फ ये 3 कीजिएगा, बाकी अगर आप होते तो वेल एंड गुड, बट दीज आर द वन दैट इज एग्जाम कैन अ पोटेंशियल टू बी आस्क्ड। कॉर्नियल रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स एंड पिपली लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है। ऑप्टिक से जा रहा है, एक्यूलोमोटर से वापस आ रहा है, गैग में ग्लॉसोफेरिंजियल से जा रहा है और वेगस से वापस आ रहा है, ठीक।
एंड फॉर द कॉर्नियल अगेन ऑप्थेल्मिक ट्राइजेमिनल से जा रहा है और फिश से वापस आ रहा है. सो इफ यू रिमेंबर दीज 3 रिफ्लेक्सेस यू आर कवर्ड. बाकी भी देख लीजिएगा, लेकिन बाकी आर नॉट दैट एग्जाम फेवरेट एट ऑल. रिमेंबर एट लीस्ट 3 फॉर श्योर. साइटोकाइंस. ओके, साइटोकाइंस इसमें क्या चल रहा है? अगेन फ्यू आर इंपॉर्टेंट, नॉट एवरीवन इज इंपॉर्टेंट. इसमें जो सबसे इनको बहुत पसंद है ना, वो ये वाला है. इफ यू इवन डू द पास्ट परसेंट क्वेश्चंस, ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल कीमोस्टैटिस उन्होंने घुमा घुमा के इतनी दफा पूछा हुआ है कि यू टेंड टू रिमेंबर इट, ना चाहते हुए भी आपको ये याद हो जाता है. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू हैव एन आइडिया. ठीक है, फ्यू आर इंपॉर्टेंट, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एवरीथिंग, बट एटलीस्ट रिमेंबर दिस बिट. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मैडम था. एक पास और जो था, जी जी, मेडिसिन में इंटरल्यूकिन 1, हाँ इंटरल्यूकिन 6 और इसके हवाले से मैडम वो एमसीक्यूज आए हैं, बिल्कुल इंटरल्यूकिन 1 बिल्कुल. और 6. हाँ, बाकी नहीं आए हुए. अगर आपने गुड आपने क्वेश्चंस किए हुए थे था, तो आपको आइडिया होगा. देखिए उसमें उन्होंने ये बाकी नहीं पूछे होंगे, ये 2-3 ही जो उन्होंने बार बार घुमा घुमा के पूछे हुए हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है, और इसमें अक्सर ना वो आपको सिनेरियो किस तरह देंगे, जिस तरह ये कोई आप ड्रग ट्रायल की है, इस तरह पूछ लेंगे. या फिर वो आपको रुमेटॉइड आर्थराइटिस इस तरह की सिचुएशन बना के पूछेंगे, हमने ये दवाई दी है तो हमने क्या करना है. तो उस तरह वो उन्होंने आपको कोई ना कोई सवाल दिया होगा, कोई ना कोई इस तरह का पूरा एक क्लिंचर का चल रहा होगा सिचुएशन, एंड देन यू हैव टू पिक इट अप. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे आर डूइंग अ ड्रग ट्रायल, और वो ऐसी ड्रग को टेस्ट कर रहे हैं जो कि आपकी ना ये न्यूट्रोफिल्स की माइग्रेशन को खराब कर रहे हैं. ठीक है, उस पर इफेक्ट हो रहा है. तो कौन से इंटरल्यूकिन उसमें एसोसिएटेड है? ठीक है, या तो उसमें मैक्रोफेजेस होंगे या फिर इंटरल्यूकिन 8 होगा. इस तरह वो करके आपसे पूछते होते हैं. ठीक है, सो विच इंटरल्यूकिन और विच साइटोकाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कीमोस्टैटिस ऑफ न्यूट्रोफिल्स, इस तरह करके अनदर वे टू आस्क. तो ले जाएंगे, अगर आप सिर्फ इसको यही याद रख लिया ना, बस यही 2-3, तो इंशाल्लाह दिस इज कवर्ड. बाकी प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम टू मच ऑन रिमेंबरिंग एवरीथिंग, बिकॉज दिस इज नॉट humanly possible to remember, and it is not that exam favorite as well. So we have to target and be very smart about our studies, especially when it comes to clinical sciences. ठीक है, क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, but they come from sensible areas. Interleukin 1, main source macrophages. Acute inflammation induces fever. This could ask as well. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. Interleukin 3 भी नहीं. Stimulus differentiated proliferation of बस ठीक है नहीं. Proliferation differentiation of B cells stimulates the production. ये देख लें. Interleukin 5 eosinophils के लिहाज से. 6 जो है stimulates again induces fever like this one. ठीक है, 1 and 6 they both induce fevers. ये आपको याद रखना चाहिए. ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा फीवर वाले बातों को. तो 1 and 6 फीवर के हवाले से, 5 एसिडिक के हवाले से, 8 कीमो न्यूट्रोफिल कीमोस्टैटिस, बस ये याद रखें. बाकी वगैरह ये बाकी सारा कुछ भूल जाए. डू नॉट वरी अबाउट दैट. ओके, ये जो है ना, हाँ ये भी आता होता है इंटरफेरॉन गामा वाला. इंटरफेरॉन गामा इट एक्टिवेट्स मैक्रोफेजेस. दिस कैन आल्सो बी आस्क्ड एज वेल. सही, इंटरफेरॉन गामा याद रखिएगा. डाटा टाइप फिर आ गई. Oh my god. Okay, sorry, this is a repetition, I guess. Already ऊपर से हमें nightmare दे दिए. We don't want another nightmare to be repeated, so ignore this. This is a repetition, so don't worry about that. Okay, dermatomes. अच्छा, dermatomes में भी ना आपको मैं सिर्फ बताऊंगी 4-5 चीजें, बस उनको याद रखिएगा. You don't have to remember all of them. ठीक है, few are exam favorites. Let's focus on that. So C2, this is not important that much. नहीं. Yeah, this one. ये C5, C7, C8, nipples, xiphoid, umbilicus. आपको लग रहा होगा सारे हैं, लेकिन ट्रस्ट में बस इतने ही आएंगे. ये ऊपर वाले कोई नहीं आते. ठीक है, अब आप ना इसको आसान से आके अपने हाथ पे रखें. टच योर थंब, स्टार्ट फ्रॉम द थंब. ठीक है, एंड इंडेक्स में C6 है, फिर आगे 7 आ गया, और आपके जो साइडों पे रह गए वो आपके 8 हो गए. रिंग ऑफ मतलब सीक्वेंस में जा रहे हैं. एक साइड से शुरू हुए एंड यू मूव टुवर्ड्स द लिटिल फिंगर. थंब से शुरू करें, लिटिल फिंगर पे चले जाएं. ठीक है, तो 3 हो गए. सो मेक अ 6. तो ये 2 उंगलियां इकट्ठी होगी, बीच का सिंगल है, और साइड की 2 उंगलियां इकट्ठी होगी, रिंग फिंगर लिटिल फिंगर. तो 6, 7 and 8. दिस कैन बी आस्क्ड.
ठीक है। निप्पल वाला एरिया कौन सा है? T4, xiphoid C6, umbilicus C10, so T10s. These are the dermatomes, or also clinically relevant as well. ये आगे उन्होंने कुछ उन्होंने आपको वो क्लिंचेस भी दिए हुए हैं, कैसे आपको याद रखना है, बेली बट 10 से 10 इस तरह की चीजें, ठीक है। एंगोला लिगामेंट L1। अच्छा एक डिफरेंट चीज थी, हाँ ये वाला बिग टो L5 है और स्मॉल टो S1 है, ठीक। सो लेट्स रीकैप। आई नो दिस मस्ट बी फीलिंग अ बिट डॉन्टिंग, लेकिन डर्मेटोम में से आपको कुछ चीजें याद रखें। अब अपने हाथों वाला आपने कर लिया, 6 बना लिया आपने। जब आपने 6 बनाया तो व्हेन योर इंडेक्स फिंगर, सॉरी योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर्स कम टुगेदर, दिस इज 6, ठीक हो गया। मिडिल फिंगर अकेला है, दैट इज 7, और जो आखिरी 2 उंगलियां बची है रिंग और लिटिल, दैट इज 8 सॉरी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये सब सीज है। पहले एब्जॉर्ब दिस इंफॉर्मेशन, C6 C7 C8, टेक अ डीप ब्रेथ, यहां तक इसको याद रख लें। देन यू कम टू द थॉरैक्स। अब थॉरैक्स को यू इमेजिन। जी जी मैम जिफाइड प्रोसेस के लिए डर्माटोम T7 नहीं है? सॉरी किसका? जिफाइड प्रोसेस T6। T6 मैम ये मुझे श्योर नहीं, T7 नहीं है, वैसे मैंने गूगल भी किया, T7 नहीं है। इट्स नॉट, ये बहुत माइन्यूट चेंजेस हैं, बहुत ही माइन्यूट, 6 मैडम 7। T7 और ये T7 नॉर्मली ना, जिफॉइड हाँ हाँ बोले बोले। जिफॉइड से थोड़ा नीचे मैडम T7 है, जिफॉइड T6 है, तो ये T6 ही है, क्योंकि मैं इसलिए शोर कह रही हूँ क्योंकि आई ऑल्सो टीच प्राइमरी ना, जो कि एनाटॉमी का जी उसमें पूरा एक पोर्शन है जो हमारी इमरजेंसी मेडिसिन होती है, तो ये मैंने वहां भी ओके पढ़ाया हुआ है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि Z4 T6 पे ही आता है। लेकिन जो आप कह रहे थे ना कि T7, वो बहुत देखो पास पास ही ना। आपको एग्जाम में हम ना बहुत सेंसिबल लोगों का एग्जाम दे रहे हैं, वो आपको कभी भी ट्रिक नहीं करेंगे कि 6 भी दे दो 7 भी दे दें, जहां पे जी बिल्कुल एम्बिगुइटी है। वो कभी भी आपको ऐसे नहीं देंगे जहां पे एम्बिगुइटी होगी। वो आपको 6 ओके देंगे, मैम साथ उन्होंने T7 दिया होगा, L1 L5 S3 इस सारी चीजें देनी है। तो ये जो बहुत सेंसिबल एग्जाम है, आप अब मुझे ये कहना नहीं चाहिए ऑन द रिकॉर्ड। सो FCPS एंड मेंबरशिप एग्जाम आर वेरी 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 डिफरेंट, ठीक है। यस दे मैम विल ट्रिक यू विद माइनर चेंजेस, लेकिन वो आपको 2 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर्स नहीं देंगे कि आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे में से क्या है, ठीक है। हाँ लेकिन आपने यस ये मैम ख्याल रखना है कि पूरे एग्जाम में ना 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस आते हैं और उनके नंबर नहीं होते हैं। They're just testing new things. They're trying new things. Okay, how the students respond to that particular question, but that question does not have any weightage or हाँ any number in your exams. But yes, there are 1 or 2 sample questions that they're trying to test. ऐसे क्वेश्चन जरूर होते हैं, लेकिन उनके कोई नंबर्स नहीं होते हैं। These are very fair people. उस पर आपने परेशान नहीं होना। लेकिन कॉमनली जो है, जो बुक्स में है, इस तरह की चीजें जो है ऑफिशियली, उसमें ज्यादातर जो आपको मिलेगा ना, वो आपको यही T6 मिलता है Z4 का, श्योर मैम ओके मैम ठीक है। सो इसलिए छोटी छोटी उस पर ना जाए। टी तरह इसमें 7 मेंशन भी नहीं है मासूम, ठीक है। अम्बिलिकस T10 याद रखें, सही। इंगोलन लिगामेंट L1। टोस थोड़ी फर्क है, बिग टो इज L5 एंड स्मॉल टो इज S1। चिंटू सा छोटा सा, कुछ भी ऐसा नमोनिक सा अपना कहानी दिमाग में रखें ताकि ये याद रह सके। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, वेरी गुड नाइस क्लिनिकल चीजें, इसको जल्दी से देख लेते हैं, इसमें भी इतना कुछ खास नहीं है। So again, the commonest cause of end-stage renal disease in the Western world is diabetic nephropathy. Most common in type 1 diabetes mellitus. ठीक है? So pathophysiology, just have a read of it. This is not that commonly tested in the exam. क्योंकि CKD का एक पूरा जो यूनिट हमने नेफ्रोलॉजी में है, that is more exam favorite. So pathophysiology में क्या है? Changes to the hemodynamics of the glomerulus is the thought to be the key, which leads to increased glomerular capillary pressure. Non-enzymatic glycosylation शुरू हो जाती है of the basement membrane is thought to be again an important thing to happen. So आपके सारे मसाइल कहाँ के हो रहे हैं? Glomerulus के, ठीक है। उसकी basement membrane की glycosylation शुरू हो गई है। That is the key pathophysiology of diabetic nephropathy. Histological changes क्या है? Basement membrane की thickness शुरू हो जाती है, thick हो जाती है आपकी basement membrane. Capillary obliteration, mesangial widening, nodular areas develop in the glomerule, and Kimsel stain Wilson nodules, बस ठीक है, देख लीजिएगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रिस्क फैक्टर्स में क्या है? मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल, सबके सेम है।
hypertension, hyperlipidemia, smoking, poor glycemic control, raised artery proteins. Male, diabetes, duration, and genetic predispositions are the non-modifiable factors. Just have a read of it, not that exam favorite. DiGeorge syndrome, ओके सो ना एक पूरा टेबल है इम्यूनोडेफिशिएंसीज का, उसमें से एक बीमारी आपकी है डिजॉर्ज सिंड्रोम। इसके बारे में कुछ बातें यहाँ पढ़ लेते हैं। सो डिजॉर्ज सिंड्रोम इज अगेन इज प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। इसमें आपकी टी सेल के मसाइल हो रहे होते हैं, ठीक है, टी सेल प्रॉब्लम्स। कुछ ऐसे इम्यूनोडेफिशिएंसी इसमें बी सेल की प्रॉब्लम है, किसी में टी के हैं, किसी में दोनों के हैं। तो देयर इज अ होल दिस टेबल दैट इज अ पार्ट ऑफ हेमेटोलॉजी, हम तब कवर करेंगे। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर द नेम कि आपकी जो डिजॉर्ज सिंड्रोम है ये प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी प्रॉब्लम है और इसमें टी सेल्स की डेफिशिएंसी। जस्ट रिमेंबर दिस बिट, ठीक है। इसमें माइक्रो डिलीशन हो रही है क्रोमोसोम 20 पे। इट इज आल्सो नोन एज वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम। सो वेलोकार्डियोफेशियल, वेलो जो है ना बेसिकली पैलेट की बीमारियां होती है, पैलेट। सो पैलेट के मसाइल, कार्डियो दिल के मसाइल, फेशियल मुंह के मसाइल, बाकी तो नाम ही इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सो वेलो इज अ डिफरेंट पार्ट, दैट इज अ पैलेट प्रॉब्लम। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज प्रेजेंट हियर। सो वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम और DiGeorge syndrome goes hand in hand. 22q11.1 deletion autosomal dominant है। रिस्क ऑफ जहाँ पे इम्यून डिफिशियंसी है वहाँ पे बग्स तो है ही हैं, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, हाइपोप्लेजिया, ओके, हाइपोक्लिसिमिक टेटनी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, थाइमिक हाइपोप्लेजिया। अच्छा, इसमें ना ये कैश 22 का एक फॉर्मूला था। कार्डियक प्रॉब्लम्स, एबनॉर्मल फेशिस, थाइमिक एप्लेजिया, क्लेफ्ट पैलेट, जो हम बात ही करे थे वेलो की, दैट इज क्लेफ्ट प्रॉब्लम, हाइपोक्लिसीमिया, डिफरेंट बिट। और 22 से ना आपको क्रोमोसोम की डिलीशन याद आ जाएगी। तो कितना अच्छा फॉर्मूला है कैश 22। So some very useful formula that really help to make things our life easy. Only हमें वो याद रह जाएगी सी से बनता क्या था और ए से क्या बनता था, that's another story. पर इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखेगा, ठीक है। So catch 22 is a easy way to remember your DiGeorge syndrome. Okay, Down syndrome. 100% a question comes from Down syndrome. No MRCP paper without a Down syndrome question. Note this, ठीक है। ओके जी, ये जो ऊपर वाला डब्बा है इसको सिर्फ पढ़ना है, इस पर एग्जाम में कुछ भी नहीं आता। जैसे सिर्फ वो ओन इन्फॉर्मेशन की कितना वो एज का वो है। इवन तो कि बड़ा अजीब सा फॉर्मूला सा दिया हुआ है कि हर वन उसको 30 से डिवाइड करते जाओ तो आपके आंसर आते जाते हैं। मुझे तो कभी याद नहीं हुआ और ये एग्जाम फेवरेट है भी नहीं है। ये जो नीचे की चीज़ है ना, दिस इज 100% एग्जाम फेवरेट। इसको बस स्किम कर लीजिएगा, इसको याद बिल्कुल नहीं करना गाइस, ठीक है। इसको याद करना है, साइटोजेनेटिक्स, उसमें नॉन डिस्जंक्शन है, रिबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशंस है, एंड मोसेसिज्म, क्या बोलते हैं इसको, मोसेकिज्म, व्हाटएवर। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आना है वो क्या है, नॉन डिस्जंक्शन, ये आता है। दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट, इवन पास मेडिसिन में को 10 वाले इसके भी हैं, ठीक है। तो कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम, व्हाट इज योर आंसर, नॉन डिस्जंक्शन, ये आपका जवाब है। Non-disjunction is the most commonest cause of Down syndrome. Very high for the exam. They love to ask this one. इसको नहीं भूलना आपने, ठीक। The chance of a further child with Down syndrome is approximately 1 in 100 if a mother is less than 35, and if the trisomy 21 is a result of translocation, the risk is even higher. ठीक है, so 1 in 100. Wow. If a mother is under 35 years of age, the chance of another child with Down syndrome क्या है, 1 in 100. अगर trisomy 21 है तो उसकी chances और बढ़ जाते हैं. Just have a read of this. So mosaicism, again, it's a mode of cytogenetics. It's defined as the presence of two genetically different population of cells in the body. But again, your exam में सवाल क्या है, this top one. और दूसरा इनको ये हार्ट का पूछना बहुत पसंद है, किधर गया हार्ट का, ये हार्ट कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, दे लव टू आस्क दिस वन, ठीक है। इसको भी जरूर याद रखना है। तो पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है, अप स्लांटिंग palpebral fissures। एक दफा ना जस्ट गूगल इमेज ऑफ, आई थिंक एवरीवन हैज सीन अ डाउन पर्सन इन द लाइफ, आई एम अज्यूमिंग दिस, or at least a picture, if not in person. So these are very common. So just have one look at the picture, if not, if you haven't seen a person in real life in clinics, so you will never forget that. They have a very typical face, you will never forget that. ठीक है। तो up slanting, ऊपर जब आंखें जा रही होती है, एपिकेंथल फोर्स आपकी जो ऊपर आंखों के फोर्स होते हैं ना वैसे ऊपर आ रहे होते हैं, that is epicanthal fold. Brush filled spots in the iris, ये बहुत देते हैं। Protruding tongue, आपके कान नीचे होते हैं, low set ears, फ्लैट ऑक्सीपिट, ये पाम का अक्सर वो दे रहे होते हैं, एक सिंगल पामर क्रीज होती है,
सैंडल गैप होता है, बिग टो आपके पाँव का ही होता है ये, ठीक है, एवरी बिट गैप, टोन कम होती है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट, दे लव टू आस्क दिस वन, ड्यूडल एट्रीजिया एंड हर्शबर्ग डिजीज। वो ड्यूडल एट्रीजिया पर डबल बबल साइन होता है एक्सरेज के अंदर, है ना, Yes, डबल बबल madam. साइन है ना एक्सरे, दिस इज वेरी रिलेटेड टू ड्यूडल एट्रीजिया, समथिंग वेरी क्लिनिकल अगेन, ठीक है, हर्शबर्ग डिजीज हो सकती है। So now you have a fair idea. Okay, what is the most common cause? Non-disjunction. Remember that bit. You have an idea about how the faces look. They have a very typical faces, up slanting fissures. ये brush field spots अक्सर आ जाता होता है, ठीक है, palmar squeeze याद रखिएगा, and heart problems. Let's discuss the heart problems. So multiple problems are going on. So endocardial cushion defect is the most common. और यही वो सवाल पूछते होते हैं, ये वो पूरी लिस्ट दे देंगे और पूछेंगे मुझसे सबसे कॉमन कौन सा है, because we know a lot of heart problems are going on. So out of all these heart problems, which is the most commonest one? Endocardial cushion defect. Remember, इसको ऐसे याद रखना कि ये common है, ठीक है, आता होता है एग्जाम में. Also known as atrioventricular canal defects. It also has ventricular defects, secundum atrium defects, tetralogy fillet, isolated patent ductus arteriosus as well. So in a nutshell, the most common cause is, sorry, a cardiac complication is endocardial defects. cushion Endocardial. defect. Yeah, good. Later complications, you have subfertilities, learning problems, yeah, short stature, repetitive infections, acute lymphoblastic leukemia, hypothyroids, Alzheimer's, atlanto-axillary instability. ठीक है, अक्सर ना आता है infertility वाला, maybe they can ask this is क्योंकि clinically important भी है, so remember this as well. मैडम Endothelin, इस जी मेडिसिन जी, में अल्जाइमर डिजीज के साथ इसका एमसीक्यूज आया है। Alzheimer के साथ आया इस क्वेश्चन, यस थैंक मैडम, यू पास सो मच, मेडिसिन। पास Alzheimer, so इसको भी याद रख लेते हैं, गुड, ठीक है, Alzheimer's disease, ग्रेट. एंडोथिलिन, हाँ, अच्छा, एंडोथिलिन थोड़ा सा रटाफिकेशन है इन द सेंस के इसकी प्रमोट रिलीजेस एंड इनहिबिट रिलीज, पहले ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि ये अक्सर आता होता है, इसको आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना पड़ेगा. सो एंडोथिलिन इज अ पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर एंड अ ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर, ठीक है, vasoconstrictor and broncho. It's secreted initially as a prohormone by the vascular endothelium and later converted to endothelin-1 by the action of endothelin converting enzymes. It acts as via interaction with the G cycles. ये बस दफा देख लें. Endothelin is thought to be important in the pathophysiology of many diseases like pulmonary. हाँ, ये बहुत important है. Primary pulmonary hypertension, इस पे दवाइयाँ भी इसकी उसके ऊपर चल रही होती हैं. Endothelin antagonist भी दे रहे होते हैं. Cardiac failures, hepatorenal syndromes, Raynaud's. और अच्छा, इस पे ये जो है ना, इसको किसी को अच्छा सा नमूना है इसको याद रखने के लिए. सो एंजियोटेंसिन 2, ADH, hypoxia, these are the triggers, while nitric oxide and prostacyclin, they inhibit the release. This can be asked as well. ये हमें याद रखना है इसको, ठीक है. The release part and the inhibition part. This can be asked. Epidermidis, okay. So epidermis में इतना कुछ नहीं है, इस पे थोड़ी सी layers है, इसको बस देख लेते हैं. So the epidermis is the outermost layer of the skin, composed of stratified squamous epithelium. Just remember the epithelium as well. ठीक है? So outermost layer है composed of stratified squamous epithelium with the underlying basal lamina. अब इसकी इन्होंने 5 layers बता दी. इसमें भी हमने हर चीज तो याद नहीं करनी. Few important words. So we have corneum, lucidum, granulosum, spinosum, and germinator. Corneum, flat, dead, scaled, cretin, सबसे ऊपरली वाली, ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूसली शेड्स, ठीक है. तो सबसे बाहर वाली वाली कॉर्नियम है, इट हैज केराटिन, फ्लैट, डेड, कॉन्टिन्यूसली शेड, ये आइडिया होना चाहिए. उसके नीचे वी हैव द लूसिडम, दिस इज अ क्लियर वन, थिक स्किन के अंदर ये मोस्टली प्रेजेंट होती है, लेकिन याद पे भी रखें. ग्रेनुलोसम, cells with linked from the cells formed linked with the neighbors, ठीक हो गया. Spinosum, हाँ, ये पूछ सकते हैं. Squamous cells begin keratin synthesis over here. The thickest layer of epidermis. सबसे नीचे आखिरी layer क्या है? Germinatum. So this is the basement membrane, single layer of columnar epithelial cells. They give rise to keratinocytes.
and also has the melanocytes as well. और इसके बाद क्या आएगी हमारी डर्मिस. ठीक है, तो अक्सर हाँ ये भी 5 मिनट में सवाल था कि डर्मिस के पास कौन सी लेयर है इन सब में से. तो कौन सी लेयर हुई फिर डर्मिस के पास? जर्मिनेटिव. हाँ, जर्मिनेटिव. ठीक है, तो रखें कि मेलानोसाइट्स केराटिनोसाइट्स यहाँ पे है और इसमें भी आपकी केराटिन की सिंथेसिस शुरू हो जाती है और जो शेड हो रही है वो हमारी कॉर्नियम है. Okay. Erythropoiesis. Just give me a second. Yeah. So erythropoiesis again let's have a read. ये शुरू की बात है फिर कुछ इंपॉर्टेंट है. इसमें से जो इतनी बातें ना बहुत डिटेल में इतना एग्जाम फेवरेट नहीं है दिस वन. तो इसलिए बेफिक्र है. लाजमी कि आपने हर दबाई करना है. फ्यू बॉक्सेस आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. फ्यू आर नॉट दैट एग्जाम हाई ग्रेड. ठीक है, लेकिन ये ऊपर ही कुछ बातें देख लेते हैं. Erythropoiesis is sorry, process through which red cells are produced, obviously as the name says. It occurs in the red bone marrow. कहाँ होता है? फ्लैट बोन्स में, the vertebrae, rib and sternum and the proximal end of the long bone. और fetus में कहाँ हो रहा था? लिवर में. तो साइज का बताना चाहिए. ठीक है, so they occur in the red bone marrow, flat bones, vertebrae, rib and sternum, proximal end of the long bones and in the fetus liver. So several components are required. इसमें काफी सारी चीजें चाहिए obviously. Hemoglobin itself, heme, iron, globulin proteins and all. इसमें इतना लंबा कुछ भी नहीं है. Forget about that. All type of red cells are derived from the hematopoietic stem cells. ठीक है, differentiate into 2 types. एक lymphoid होता है, एक myeloid होता है. ठीक है, erythrocytes originate from the myeloid precursor cells. This could be asked. ये lymphoid और myeloid में से कहाँ से erythrocytes आ रहे हैं? So they are coming from the myeloid precursor cells. Sorry for that. Again, ये जो हर स्टेज लिखी हुई है ना, इतना कुछ नहीं आता होता एग्जाम में, दिस होल वन. ठीक है, लेकिन इसकी जो ये है ना रेगुलेशन बाय एरिथ्रोपोइटिन, ये बताना चाहिए. दैट इज कमिंग फ्रॉम द किडनीज. सो व्हेनेवर देयर इज लो ऑक्सीजन, द नीड के आज ये भी हमने और बनाना है तो ये निकलेगा और आपका एरिथ्रोपोइटिस का पूरा सिलसिला शुरू हो जाएगा. ठीक है, इट टेक्स इंक्रीज अपटेक ऑफ आयरन, हीम बायोसिंथेसिस, ग्लोबिन. बस ठीक है, इसका इतना कोई लाजमी नहीं है. हाँ, दिस इज हैव टू हैव एन आइडिया कि जो प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स है टेक्स 1 वीक और लाइफ स्पैन कितना है 120 डेज. दिस कुड बी आस्क्ड एज वेल. तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लिंचेस होते हैं. बस आपने ना एक पूरे टॉपिक पे से ना एक वो निकालना होता है निचोड़ कि हाँ जी ये 6 बातें मैंने याद रखनी इसमें से, ठक 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 इंपॉर्टेंट बिट्स. ठीक है, फर्स्ट टाइम पे जरूर रीड दें. गिव अ रीड टू द होल टॉपिक व्हेन यू डूइंग द फर्स्ट टाइम. ऑलवेज कीप अ कॉपी एट द साइड. मेक द बुलेट्स कि हाँ जी एरिथ्रोपोइसिस में से मैंने ये 4 बातें याद रखनी है एंड यू मूव अहेड. एंड दैट इज अ हेल्प इन योर सेकंड रिवीजन में. आपने वो अपनी कॉपी पढ़नी है, तो यू डोंट हैव टाइम टू रिवीव होल थ्योरी अगेन एंड अगेन. ठीक है, the level of the erythrocytes represent the hematocrit. Yeah, it makes sense. ठीक है, it is the percentage of blood volume occupied by the erythrocytes. Erythropoiesis can be increased, decreased, changing the hematocrit. Easy, it makes sense. इसमें कोई rocket science नहीं था. Dysfunctional bone marrow may produce too many erythrocytes, इसको polycythemia कहते हैं. कम होगा तो anemia हो जाएगा. Good. Low levels of any of the components of erythrocytes will obviously आपका किसी कोई भी एलिमेंट आपका खराब होगा तो आपकी पूरी erythropoiesis इफेक्ट हो सकती है. फॉर एग्जांपल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, तो ठीक हो गया. फैब्री डिजीज. फैब्री डिजीज क्या है जी? इट्स एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज. इसका डेफिशिएंसी किसकी है जी? अल्फा ग्लाइकोसाइडेज ए. रिमेंबर दिस बिट एज वेल. और ये आता है मरीज ऐसे ही आ रहा होता है बर्निंग पेन. और ये ना फास्ट मेडिसिन में भी आपके 2 सिनेरियोस आएंगे, उसमें ये जरूर जिक्र होगा. बर्निंग पेन एंड पैरेस्थीसिया इन चिल्ड्रन. एंजियोकेटोमस. सो एंजियोकेटोमस क्या होते हैं? ये बेसिकली ना बिनाइन स्किन लीजन्स होते हैं. ठीक है, और जिससे आपकी ब्लड वेसल्स डायरेक्ट नहीं हो जाते, ये होगा आपको ना बम्प सा फील होगा स्किन के ऊपर, दैट यू हैव दिस बम्पी एरियाज, दैट इज कॉल्ड एंजियोकेराटोमास. सो बिनाइन नॉन कैंसर स्किन लीजन्स है ये. ठीक, डायरेक्टेड ब्लड वेसल्स इन द अपर लेयर ऑफ द स्किन. और ये कैसे फील होते हैं? रेड पर्पलिश बम्पी एरियाज. और ये जो हम अक्सर इसका जो सिनेरियो भी आता होता है इस तरह वो आता है. दे विल गिव यू कि जो पेशेंट प्रेजेंट किया है उसको ये पेन्स एंड पैरेस्थीसियास हैं, दीज हैव दिस एंजियोकेराटोमास और बम्पी रेड स्किन लीजन्स. ठीक है, लेंस स्पेसिफिकेशंस.
एंड आपको लग रहा है कि फैब्री डिजीज है, व्हाट इज द इनहेरिटेंस? तो क्या इसका आंसर होगा? एक्स लिंक रिसेसिव इज इनहेरिटेंस. दिस इज हाउ इट कैन हैपन. तो ये आपको इवन पास में से भी इस तरह के 2-4 सवाल मिलेंगे. सो रिमेंबर हाउ इट कम्स. सो इसका आपको वो पता होना चाहिए इनहेरिटेंस के बारे में. Kids, paresthesias, burning pains, skin bumps, lens opacities. What do you think about Fabry disease, which is X-linked deficiency of alpha lactosidase A? Let's remember this bit. Fitness to fly. Okay, this is good. अच्छा, आपको याद होगा we have read about DVLA. वो जिसमें हमने गाड़ी चलाने का रहता है, कब हमें इन्फॉर्म करना है, कब नहीं करना, कब गाड़ी चलानी है, कब नहीं चलानी. सेम गोस विद द फिटनेस ऑफ फ्लाई. अब इसमें बहुत सारी डिजीजेज हैं. इसमें मैं 2-4 हाईलाइट करूंगी जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम फेवरेट है. उसमें से एक है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीवीटी वाले, और दूसरा न्यूमोथोरैक्स. दीज आर द वन, और मे बी समटाइम्स प्रेगनेंसी बट नॉट दैट कॉमन. लेकिन ज्यादातर जो आते हैं वो ये पीई डीवीटी वाले, सर्जरी वाले मे बी, बट न्यूमोथोरैक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इसको नहीं आप मिक्स कर सकते. बाकी कुछ रह जाए तो रह जाए, इट्स ओके, बट यू कैन नॉट फॉरगेट अबाउट दीज आर वेरी एग्जाम हाई यील्ड, और ये पहले आ चुके हैं. अच्छा जी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज. सो अनस्टेबल एंजाइना, जो कंट्रोल में नहीं है, दीज आर ऑल अनकंट्रोल बीमारियां, शुड नॉट फ्लाई. सिंपल. इस पे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ये भी बात. एंजाइना भी अनकंट्रोल है, ब्लड प्रेशर भी काबू नहीं आ रहा, रिदमियास काबू नहीं आ रहे, हार्ट डिकम्पोजिट हुआ है, ठीक है. सो ऑल दीज extremes of ages that are complicated, not controlled, obviously you will not do your flies. ठीक. अच्छा, ये जो है ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट हैव अ रीड ऑफ इट. लेकिन आपने ये न्यूमोथोरैक्स नहीं भूलना, उस पर वापस आ रहे हैं. सो अनकॉम्प्लिकेटेड MIs may fly after 7 to 10 days. Complicated 4 to 6 weeks. Bypass graft 10 to 12 days. Intervention कोई भी हुई है after 3 days. Stroke patients are advised to wait 10 days following an event. Although if stable, they can be carried within 3 days of the event. Stroke याद कर लीजिएगा, stroke की possibility है आने की. Pneumonia की परेशानी नहीं, pneumothorax. This is the exam favorite. They love to ask one. Why? Because it's an absolute contraindication. देखिए, अब ये तो बहुत ट्रिकी है ना, कि मतलब है कॉम्प्लिकेट नहीं है, 7 से 10 दिन है, कोई इमरजेंसी है, 6 से खींच पूछ लिया. पर कुछ चीजें होती है जो बस नहीं है, नहीं करना whatsoever. So this is an absolute contraindication. That is why pneumothorax, fitness of fly is a very exam favorite. ठीक है. Suggest patient may travel 2 weeks after successful drainage if there is no residual air. वो भी आपने सेकंड एक्सरे करने के बाद बताना है. ये नहीं कि बस आपने एक एक्सरे किया, प्रोसीजर करके भेज दिया. नो, यू ऑलवेज डू अ सेकंड एक्सरे पोस्ट प्रोसीजर, फिर ये होगा. ठीक है. And British Thoracic Society used to recommend not traveling by air for a period of 6 weeks. लेकिन अब उन्होंने उसको चेंज कर दिया जी 1 week post एक्सरे. This is important. ठीक है. 1 week post chest x-ray, ये इंपॉर्टेंट है. एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन. प्रेगनेंसी का कट ऑफ याद कर लेते हैं. सो मोस्ट एयरलाइंस डू नॉट अलाउ ट्रेवल आफ्टर 36 वीक्स फॉर अ सिंगल प्रेगनेंसी एंड आफ्टर 32 वीक्स फॉर अ मल्टीपल प्रेगनेंसी. सही. सिंगल के लिए 36 है, मल्टीपल 32. मोस्ट एयरलाइन रिक्वायर्स अ सर्टिफिकेट एज वेल. Then comes the surgeries. Okay, travel should be avoided 10 days following abdominal surgeries. Laparoscopy 24 hours, colonoscopy 24 hours. Following the application of plaster cast, the majority of airlines restrict flying 24 hours on the flights of less than 2 hours. और ये इसका एक question है पास में से maybe. So following the application of a plaster cast, the majority of the airline they restrict flying for 24 hours on the flight of less than 2 hours और 48 hours for longer flights. अच्छा, ये सर्जरीज और कास्ट में लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? बिकॉज दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ठीक है. स्टेसिस है, कास्ट जला हुआ है, तो अगर आपको याद होगा कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीवीटी, इनकी जब वो वेल स्कोरिंग्स करते हैं तो उस पर भी ये इंपॉर्टेंट होती है कि इमोबिलाइजेशन मोर देन 3 days इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एम्बोलिज्म्स. क्योंकि स्टेसिस शुरू हो जाता है ना, तो आपके क्लॉट्स बनने का अच्छा होता है. दिस इज व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. और हेमेटोलॉजिकल में पेशेंट हेमोग्लोबिन लेस देन, या तो मैं नहीं हाल किसी ने ट्रैवल करने से पहले अपना HB चेक कराया हो, आई डोंट नो.
विदाउट प्रॉब्लम्स कैन फ्लाई, बट दिस इज नॉट दैट एग्जाम फेवरेट, आपको एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। मैम इसमें डीवीटी का नहीं बताया होगा, जी जी, डीवीटी के बारे में, डीवीटी का आई गेस मैंने मिस कर दिया शायद। नहीं इसमें है ही नहीं, सर्जरी के ओके। लिए था यहाँ तक। सर्जरीज एंड ये, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये तो ये सर्जरी वाली बात थी, और ये असल में यहाँ लिखा नहीं है वैसे वो पीई वाली बात, लेकिन वी नो इट्स बिकॉज ऑफ पीई, लेकिन अदरवाइज नीमोथोरक्स एब्सोस कॉन्ट्राडिक्शन ये नहीं भूलना, ठीक है। कुछ चीजें होती है बस जो नहीं भूलने वाली, बस ये वो आई ट्राइंग टू हाईलाइट दोज। फोलेट मेटाबॉलिज्म, अच्छा ये याद कर लीजिएगा, drugs that interfere with the metabolism, trimethoprim, methotrexate and pyrimethamine. Drugs that reduce absorption, phenytoin. इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट यू हैव टू हैव अ फेयर आइडिया इन ड्रग्स के हवाले से, क्योंकि इनके साथ हमने फिर देना पड़ता है फॉलिक एसिड्स, ठीक है। फ्रिजाइल एक्स, चलें जी एक दो टॉपिक थोड़े छोटे कर लेते हैं ये वाले, और फिर विल कॉल इट अ डे। So Fragile X syndrome is a trinucleotide repeat disorder, features in male, learning problems, large low set ears, long thin face, high arched palate, microorchitism, hypotonia, autism, mitral valve collapse. Features in female who have one fragile chromosome and one normal X chromosome range from the normal to mild. Diagnosis made by chronic villi sampling or immunocentesis. Not that exam favorite. Funnel plot. अच्छा, कुछ चीजें स्टैट्स में इंपॉर्टेंट है, फिर फनल प्लॉट का सवाल आ सकता है। तो ये देखिए पीछे कुछ हमने चीजें पढ़ी थी जो मैं कहती थी हाँ छोड़ दें, ये स्टडी की टाइप छोड़ दें, खैर है, लेकिन फनल प्लॉट छोटा सा, लेकिन ये पढ़ लीजिएगा, इसमें से आ सकता है। दिस इज पोटेंशियल, आई थिंक इसमें आया भी हुआ है सवाल पहले, तो फनल प्लॉट नहीं छोड़ना आपने। कुछ चीजें मैंने आपको खुद कही थी, हाँ इसको छोड़ दें, ये छोड़ दें, बायोडिग्रेडेशन की फॉर्मूला ये छोड़ दें, खैर है, इसको नहीं छोड़ना। आई एम सेइंग दिस कि ये कर लें, और ये इजी भी है समझने में, ये हम देख भी लेते हैं अभी, ठीक है। So funnel top has been asked once before. It has a potential to be asked again to have a concept for this. So funnel plot basically primarily कब use करना है? Publication bias in a meta-analysis. If you remember हमने publication bias किया भी था पहले, ठीक है? It happens when the outcome of study is influenced and it changes the publishing, उसके बिना खराब हो जाता है उसका influence की वजह से, ठीक है? जैसा होता है ना, आप नेगेटिव रिजल्ट था, आपने नहीं छापी, पॉजिटिव रिजल्ट छाप दी, वो वाली बात हो रही, ठीक है। अब फनल प्लॉट्स बेसिकली क्या होता है, आप इसमें ना एक ग्राफ बनाते हैं, आपका एक्सेस वो होते हैं, यू प्लॉट करते हैं, इस पर एक शक्ल बनती है, फनल सीधा उठा, उसकी एक बात है, इस वजह से इसको नाम फनल लेते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज फनी एज वेल, लेकिन यू विल रिमेंबर इन दैट वे। थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है, पर इट्स इजी टू रिमेंबर, इस पे ना मुश्किल नहीं है याद करना। तो आपने फनल प्लॉट करना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, सॉरी ट्रीटमेंट इफेक्ट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, स्टडी, ये याद नहीं करना, ये याद करना है कि आपने ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब आपने फनल वो सॉरी इंटरप्रिटेशन की, अगर तो ग्राफ के ऊपर आपका सिमेट्रिकल इन्वर्टेड फनल आ गया, इट इंडिकेट्स द पब्लिश्ड बायस इज अनलाइकली, इसको याद रखना है, ठीक है। सिमेट्रिकल इन्वर्टेड फनल, वो जो आपने ग्राफ बनाया था, सबसे पहले ये समझे कि हमने फनल प्लॉट इस्तेमाल कहाँ करना है। पहला सवाल ये है, कहाँ इस्तेमाल करना है? टू लुक फॉर पब्लिकेशन बायस इन अ मेटा एनालिसिस, पहली बात ये होगी। करना क्या है? ग्राफ बनाना है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, आपका वर्टिकल एक्सिस है, उस पर क्या प्लॉट करना है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए कि ग्राफ बनता है। इंटरप्रिटेशन याद रखनी है, दिस इज एग्जाम फेवरेट, कि अगर सिमेट्रिकल उल्टा फनल बन गया तो बायस है कि नहीं है? अनलाइकली है, ठीक है। अगर एसिमेट्रिकल है तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? A relationship between treatment effect and study size. This indicates either a publication bias or a systemic difference between smaller and large group studies, not group studies. ठीक है? So हमें क्या पसंद है जिसमें बायस नहीं है? सिमेट्रिकल सा इन्वर्टेड फनल, एसिमेट्रिकल में प्रॉब्लम, बस इतनी कहानी याद रखना, लंबे वाला याद नहीं करना, ठीक है। तो फनल प्लॉट के आने के कुछ चांसेस होते हैं, और ये थोड़ा सा ना वो इतना मुश्किल नहीं याद रखना ना, इस तरह ऊपर जो हम कुछ डब्बे देख रहे थे, दैट वाज सो ट्रिकी, बट दिस इज समथिंग ओके। जीएमसी कॉन्फिडेंशियलिटी की तो इतना वो है, स्ट्रेट सिट बातें, ये जिसमें इन चीज़ों में इंपॉर्टेंट हाईलाइट करती हूँ, मतलब एक दफा आपने पढ़ना है, आपको समझ आता नहीं है। और
सच्ची बताऊं, जीएमसी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस, वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, अगर आपको अपना लाइसेंस पसंद है, वहां जाके काम कर रहे हैं, तो जीएमसी की जो है ना ये गाइडेंस जरूर पढ़ के जाइएगा आफ्टर यू गेट योर लाइसेंस टू प्रैक्टिस। सो पेशेंट्स राइट टू प्राइवेसी, doctor must respect patient's right to privacy and should not disclose their personal information without consent। हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं कि मरीज को कुछ नहीं पता होता और मरीज के आले दुआले सबको पता होता है, but the patient doesn't know what's happening। Sad reality of our society, this happens। लेकिन it's a cultural thing as well। हम क्या करें, I don't know हमारे पास इतने PMDC गाइडेंस है कि नहीं कोई, लेकिन over there you cannot do this। You cannot tell patient information to his anyone, वो बेशक उसकी अम्मी हो, अब्बी क्या, सॉरी, मदर, फादर, सिबलिंग्स, किड्स, वाइफ, एनी क्लोजेस्ट रिलेशनशिप, जब तक आप पेशेंट से नहीं पूछोगे आप उनको नहीं बता सकते। हमारी ये आदत होगी ना, पाकिस्तान में हमारी प्रैक्टिस हुई है ऐसी, तो वहां जाके हरकतें नहीं करनी हमने, ठीक है। अनलेस, इसमें अनलेस है, इफ यू आर रिक्वायर्ड बाय लॉ, फिर बताना है, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट का मसला है तो, ठीक है, देन यू हैव टू टेल। कोई मतलब आप सोचो ना कोई पेंडेमिक हो गया उसकी वजह से, एक कम्युनिकेबल डिजीज है, तबाही भी जा सकती है, ऑब्वियसली देन यू हैव टू टेल ना कि आपके पब्लिक इंटरेस्ट उस पे इन्वॉल्व हो गए, सही। वो यहाँ पे बाय लॉ किसी ने कहा है कि आपको करना है, तो देन यू कैन ब्रीच, उसमें फिर हमें पेशेंट का कंसेंट नहीं चाहिए होता, दिस इज एक्सेप्शन, याद रखिएगा। नाउ ऑब्टेनिंग कंसेंट, whenever possible the doctor should obtain explicit consent from the patient before disclosing the information। obviously you ask them, the consent should be informed and given freely। अब गन पॉइंट पे नहीं कंसर्न ले लेना, ठीक है। The patient should understand the potential consequences of sharing their information। Anonymous, so when using patient information for purpose where teaching, research, कोई ऐसी क्वालिटी इंप्रूवमेंट है, डॉक्टर शुड जाहिर सी बात पे आपने डाटा को एनोनिमस कर लेना होता है, यू डोंट रिवील द पेशेंट्स आइडेंटिटीज, इट मेक सेंस। डिस्क्लोजर इन पब्लिक, हाँ ये अगर पब्लिक इंटरेस्ट पे है देन यू कैन डिस्क्लोज, then you can breach confidentiality। So in exceptional cases, doctors may disclose patient information without consent if there is public interest, such as to prevent serious harm to others, like कोई communicable disease फूट पड़ी, ठीक है, it makes sense। लीगल रिक्वायरमेंट्स में क्या है जी, डॉक्टर मस्ट कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। हाँ, अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया, कोई लॉ का ऑर्डर आ गया, फिर तो आपने देना ही देना है, फिर आपने पेशेंट से नहीं पूछना, ठीक। मतलब ये वो चीजें जो इट मेक सेंस, लेकिन इसको इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस इज डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रैक्टिस। फॉर हम उनका एग्जाम दे रहे हैं तो हमने उनकी प्रैक्टिस को समझना है, अपनी प्रैक्टिस नहीं डालनी उसके अंदर, ठीक है, इसका ख्याल रखना है आपको। कॉन्फिडेंशियलिटी आफ्टर डेथ, उसके बावजूद भी आपने मेंटेन करनी है, ठीक है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी कंटिन्यू टू रिस्पेक्ट पेशेंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी इवन दे डाई। अच्छा, अदर हेल्थ टीम के साथ हमने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी कि नहीं करनी, रिकॉर्ड कीपिंग, मैं ये थोड़ी सी चीजें हाईलाइट करी ताकि आपको ना, हाँ ये, सो डॉक्टर्स कैन शेयर पेशेंट इंफॉर्मेशन विद इन द हेल्थ केयर टीम ऑन नीड टू नो बेसिस टू प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव। अब हम केस डिस्कस करने के हवाले से रिकॉर्ड कीपिंग, हमें भी अपना सेफ रहना चाहिए, हर चीज भाई अप टू डेट हो, हर चीज लिखी हो, अपने आप को भी हमें बचाना होता है, ठीक है, वहां पे लीगल इम्प्लीकेशंस हो जाती होती हैं। So doctor should maintain accurate, up-to-date and secure records to protect the patient information and ensure its confidentiality। अब ये नहीं खुले में कागज छोड़ चले गए, ये भी उसमें अंदर आता है, ठीक है। So communication with patients, doctor should communicate openly, honestly with the patient about their right to confidentiality and how their information is used। Working with third parties, so when people are working with third parties like insurance, तो उसमें the doctor should ensure that they have appropriate consent form from the patient before sharing the information। देखिए पूरी हमने बातें पढ़ी, इसमें एक ही चीज रिपीट हो रही थी, इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। कुछ सवाल है इसके बारे में तो बताइएगा, अदरवाइज आई मूव अहेड। आर वी क्लियर ऑन द कॉन्फिडेंशियलिटी थिंगी? ग्रेट, सो लेट्स स्टॉप इट हियर बिफोर वी मूव टुवर्ड्स आवर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। Yes, काफी madam. हमने अच्छी चीजें डिस्कस कर ली, काफी चीजें डिस्कस होगी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, capable to come in the exam, few very exam favorite things as well, उनको जरूर कीजिएगा। जो लग रहा है कि यार इस पे नहीं लग रहा, नहीं रिटेन हो रहा, तंग हो रहा है, तो यू कैन just pick the important bits, बाकी सारा छोड़ दे बेशक, ठीक है। ओके जी, with said that, okay, no, I had to talk with Dr. Asad। Is Dr. Asad around? Everyone can leave। I'm just going to have a small talk about how to use our past medicine with our new peoples। बाकी जो लोग जाना चाहते हैं they can leave।
स्पेशली जो हमारे पुराने कोर्स के कैंडिडेट डॉक्टर साहब, इफ यू वांट टू लीव इट्स ओके, बिकॉज अभी हम लोगों ने थोड़ा सा ना पास मेडिसिन के बारे में बात करनी थी. सो डॉक्टर असद, यू आस्क मी अ क्वेश्चन, आर यू अराउंड? ओके, चैट बॉक्स में, yeah, perfect. So next question will be on Monday, inshallah. Hassan? So we don't have to record this, so let's end the recording.